नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के लिए कानूनी एतबार से सोमवार का दिन काफी मुश्किलों भरा रहा। वो कुल 25 दिन ही जेल से रिहा होकर खुले आसमान के नीचे रह पाए। आजम खान बीते 23 अक्टूबर को 23 महीने 5 दिन के बाद सीतापुर की जेल से रिहा होकर अपने गृह जनपद रामपुर पहुंचे थे। फिलहाल वो एक बार फिर से 2 पैन कार्ड मामले में स्थानीय एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा दोषी करार दे दिए गए हैं। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट ने 7-7 साल की सजा सुनाई है। अदालत से सजा सुनाए जाने के बाद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को भारी पुलिस सुरक्षा के बीच कई किलोमीटर का सफर तय करने के बाद रामपुर की जिला जेल पहुंचाया गया। इस मौके पर उनके बड़े बेटे आदिब आजम भी नजर आए और जिनको आजम खान ने दिलासा भी दिया। आजम खान और अब्दुल्ला आजम की आमद को लेकर जेल प्रशासन की ओर से पहले से ही तैयारी कर ली गई थी। सूत्रों की माने तो आजम को जेल के दस्तावेजों में कैदी नंबर 526 का बिल्ला और अब्दुल्ला आजम को कैदी नंबर 525 का बिल्ला मिल चुका है। आजम खान और अब्दुल्ला को जेल की 4 दीवारी के भीतर मौजूद बैरक नंबर 1 में रखा गया है। जिस तरह से जेल के भीतर अन्य बंदियों और कैदियों के लिए रसोई भंडारा से खाना परोसा जाता है, इसी तरह से दोनों पिता पुत्र को भी खाना परोसा गया था। फिलहाल उन्हें अन्य कैदियों की तरह ही खुराक बतौर रोटी, मसूर की दाल और साग सब्जी उपलब्ध कराई गई है। तापमान एक बार फिर से बढ़ चुका है क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट से 7 साल की सजा हो चुकी है। वर्ष 2019 में उन पर यह मुकदमा शहर विधायक आकाश सक्सेना की ओर से दर्ज कराया गया था। पैन कार्ड से जुड़ा यह मामला था जिसमें अब आजम खान रामपुर की जेल में अपने बेटे अब्दुल्ला के साथ जा चुके हैं। तस्वीरें हम चाहेंगे किस तरीके से उनको इस जेल में भेजा गया है और क्या इंतजाम है। यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है और इस पूरी पुलिस फोर्स के बीच उनको जेल के अंदर भेजा गया है। ये रामपुर में आज बड़ा मामला सामने आया है। हलचल पैदा हो चुकी है रामपुर से एपीएन के लिए। मुजस्सिम। मैनपुरी जनपद के करहल में सपा सांसद डिंपल यादव ने बिहार में महागठबंधन की हार पर कहा कि चुनाव से ठीक पहले रणनीति के तहत भाजपा एसआईआर लेकर आई, इसके तहत तमाम वोट काट दिए गए। सपा सांसद करहल में एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने आई थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा को साफ करने की बात भी करते हैं, लेकिन बनारस में गंगा की स्थिति देख लें। गंगा नदी और घाटों की स्थिति बहुत ही खराब है। उन्होंने कहा कि किसान खाद के लिए परेशान हैं, समितियों पर खाद नहीं है, बाजार में दुकानों पर खाद की कालाबाजारी हो रही है, खेतों में फसलों को गोवंश नष्ट कर रहे हैं। गोवंश की बेहतर हालत के सरकार के दावे हवा हवाई हैं। मंडियों में किसानों को धान की उपज का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। तौल के नाम पर कटौती हो रही है। उन्होंने कहा कि अपराध और अपराधियों पर सरकार का अंकुश नहीं है। महिला संबंधी अपराध कम नहीं हो रहे हैं। सपा विधायक करहल तेज प्रताप यादव, पूर्व मंत्री सुभाष चंद्र यादव, पूर्व एमएलए अरविंद यादव मौजूद रहे। ये पूरे देश के लिए एक उदाहरण है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी साठ घाट से चुनाव जीतने के जरिए नए नए ढूंढती है। जिस तरह हमने देखा कि एसआईआर ठीक चुनाव से 1 महीने पहले आया और जहाँ पे 69 लाख वोट्स काटे गए और 24 लाख लगभग नए वोट जोड़े गए और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने जब लिस्ट मांगी गई कि कौन नए वोटर्स जोड़ रहे हैं, तो यह लिस्ट अभी तक उसने इलेक्शन कमीशन दे नहीं पाया है। तो कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि एसआईआर
की रणनीति के तहत जिस समय ये लाया गया है, बिहार के चुनाव जीते गए हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा और इलेक्शन कमीशन द्वारा। मैम लगातार ऐसे में पश्चिम बंगाल में ऐसे ही और यूपी में भी SIR शुरू हो हमें तो ये बात करने की, जो अविरल गंगा की बात कर रहे थे, गंगा को साफ करने की बात कर रहे थे, अगर आप बनारस में जाके देखेंगे तो घाटों की क्या स्थिति है ये देखने को मिलेगा। और बनारस के लोगों से पूछेंगे तो आपको असलियत सामने दिखाई देगी कि आज हमारे बनारस में घाटों की क्या स्थिति है और गंगा की क्या स्थिति है। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराने का ऐतिहासिक क्षण नजदीक आ गया है। इसे लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं ध्वजारोहण समारोह से पहले अयोध्या एयरपोर्ट पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई अति विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। ऐसे में एयरपोर्ट पर लगभग 80 चार्टर्ड विमानों के उतरने की संभावना है। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंचे और उन्होंने व्यवस्थाओं का विस्तृत निरीक्षण किया। बता दें कि 25 नवंबर को पीएम मोदी भी यहां मौजूद रहेंगे। दरअसल 25 नवंबर को लेकर होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 4 घंटे अयोध्या में प्रवास करेंगे। उनके दौरे की शुरुआत सप्त ऋषि मंदिर से होगी, जहां सातों ऋषियों की प्रार्थना और विशेष वैदिक पूजा संपन्न होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री शेषावतार मंदिर में लक्ष्मण जी के सम्मुख आराधना करेंगे। धर्म ध्वज फहराने का शुभ मुहूर्त 11:58 पर दोपहर 1 बजे तक निर्धारित है। इसी पवित्र समय अवधि में प्रधानमंत्री राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज पताका फहराएंगे। ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करेंगे और निर्माण कार्य की पूर्णता की घोषणा करेंगे। वो कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है, लेकिन जैसा मैंने अभी आपको संकेत किया, वह अंदर आकर सबसे पहले सप्त ऋषि मंदिर जाएंगे, शेषावतार मंदिर जाएंगे, फिर मंदिर के कार्यक्रम करेंगे, अंत में उनका संबोधन होगा और फिर उनका कार्यक्रम संपन्न होगा। मंदिर में कब से एसपीजी जो है कमान संभालेगी, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं। चर्चा जो कल बैठक जो आपने किया है, लोगों के साथ वार्ता किया है, उसकी किन मुद्दों पर चर्चा किया आपने? मुख्य रूप से कार्यक्रम के बारे में चर्चा थी। इसके अतिरिक्त जो कल मॉक ट्रायल हुआ था, उसके बारे में जो लोग उसको जिम्मेदार किए गए हैं उनसे चर्चा हुई थी और आज फिर हम लोग उस मॉक ट्रायल को देखने जा रहे हैं। लगभग कितने घंटे बिताएंगे पीएम मोदी आपके मंदिर में और कहाँ जाने का उनका पूरा प्लान? मैंने तो अभी आपको बताया कि कहाँ जाएंगे और अंदाजन करीब 4 घंटे का उनका कार्यक्रम है जो अयोध्या धाम में वो रहेंगे। बिजनौर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर विशाल एकता पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन सदर विधायक सूची मौसम चौधरी ने किया। विशाल एकता पदयात्रा में भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। इस पदयात्रा के लिए जगह जगह फूल बरसाकर स्वागत किया गया। ये पदयात्रा आगामी विधानसभा चुनाव से पहले आयोजन की गई, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। बिजनौर विधानसभा की पदयात्रा है और ये सभी विधानसभाओं में निकल रही है। एक ही संदेश है, मोदी और योगी जी का जो नेतृत्व बिजनौर से जो शुरू हुआ है, सुची चौधरी के विधायक बनने के बाद आज मोदी जी और योगी जी का ये आशीर्वाद है कि जनता जनता में, पूरी जनता में कानून व्यवस्था के प्रति लोगों का विश्वास है और ये हमारे मजबूत नेतृत्व की जीत है। देवरिया जिले के पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एसपी सिनेमा में दिखाए जाने वाले नेगेटिव हीरो जैसे पुष्पा, केजीएफ के रॉकी भाई का उदाहरण देकर युवाओं को कड़ा संदेश देते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक कार्यक्रम के मंच से संबोधित करते हुए एसपी ने कहा, पुष्पा झुकेगा नहीं। क्यों?
क्योंकि वह हीरो है, लेकिन ऐसा हीरो अगर पुलिस को या मुझे मिल गया तो लाठी से पीट पीट कर ठीक कर दूंगा। उन्होंने कहा कि फिल्मों के नकारात्मक किरदारों को मीडिया और समाज ने इस तरह लोकप्रिय बना दिया है कि आज असल जिंदगी में भी बच्चे उन्हें अपना हीरो समझने लगे हैं। एसपी संजीव सुमन ने आगे कहा, केजीएफ के रॉकी भाई हों या दूसरी फिल्मों के विलेन, सब नेगेटिव किरदार हैं, लेकिन इन्हें हीरो बनाकर दिखाया जा रहा है। अब तो बड़े बड़े हीरो भी नेगेटिव रोल कर रहे हैं, क्योंकि आजकल के लड़के लड़कियों को यही पसंद आ रहा है। उन्होंने कहा कि वास्तविक जीवन में पढ़ाई करने वाला बच्चा लड़ाई झगड़े से बचना चाहता है, लेकिन फिल्मों में उसे गलत दिशा में दिखाया जाता है। एसपी ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा, एक लड़का जोर से सिगरेट पीता है, गुंडागर्दी करता है, सड़क पर घूमता है, कुछ लोग उसे हीरो समझते हैं, लेकिन ये गलत है। ये सब बच्चों और युवाओं के मन में गहरी छाप छोड़ता है। सिनेमा सिर्फ सिनेमा है, असल जिंदगी नहीं। उन्होंने छात्रों से कहा कि वो अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाएं, अध्यात्म अपनाएं और फिल्मों के झूठे कैरेक्टर के चक्कर में ना पड़ें। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनाव को लेकर तेजी से माहौल गर्माता जा रहा है। इस बीच आज एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखने को मिला, जब रिटायर्ड जज उमाशंकर शर्मा ने बार काउंसिल के प्रयागराज कार्यालय में पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन प्रक्रिया के दौरान प्रयागराज हाईकोर्ट के काफी संख्या में अधिवक्ता, साथ ही वरिष्ठ विधिज्ञ और समर्थक मौजूद रहे। इसके साथ ही मथुरा से भी कई अधिवक्ता विशेष रूप से प्रयागराज पहुंचे और श्री शर्मा को समर्थन दिया। नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत में श्री उमाशंकर शर्मा ने कहा कि बार काउंसिल का चुनाव केवल संगठनात्मक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अधिवक्ताओं के हितों और सम्मान की रक्षा का गंभीर दायित्व है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि उन्हें सेवा का अवसर मिलता है तो वे सबसे पहले अधिवक्ताओं की व्यावहारिक, सामाजिक और सुरक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देंगे। आज बार काउंसिल के सदस्य प्रत्याशी हेतु अपना नामांकन करने आया हूं। मथुरा जनपद में वकालत करता हूं और मथुरा जनपद से अकेला प्रत्याशी हूं। उसके साथ के जनपदों में भी मुझे बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, जैसे हाथरस और अलीगढ़, कासगंज और फिरोजाबाद, आगरा में। तो उन्हीं के सद्भावनाओं से मैंने आज नामांकन किया है। मुझे उम्मीद है। यूपी के श्रावस्ती के भिनगा में आकाश नर्सिंग होम की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। खबर चलने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। जिस अस्पताल पर बिना रजिस्ट्रेशन इलाज और सील के बाद चमत्कारिक तरीके से खोलने के बाद ऑपरेशन कराने के आरोप थे, उसे आखिरकार दोबारा से सील करने का आदेश जारी कर दिया गया है। मामला बेहद गंभीर है। यहाँ ऑपरेशन के नाम पर महिला के पेट में 10 जगह चीरा लगा दिया गया था और टाँके तक नहीं लगाए गए। हालत बिगड़ने पर महिला को कई अस्पताल के चक्कर काटने पड़े और आखिरकार पीजीआई लखनऊ में भर्ती करना पड़ा। पीड़ित परिवार डीएम से न्याय की गुहार लगा रहा है। श्रावस्ती जिले के भिनगा क्षेत्र में चल रहा आकाश नर्सिंग होम अब बड़े विवादों में घिर चुका है। सिरसिया इलाके की एक महिला का पथरी का ऑपरेशन यहां किया गया, लेकिन ऑपरेशन सफल तो दूर, डॉक्टरों ने पेट में 10 जगह चीरा लगाकर बिना टाँके लगाए ही छोड़ दिया। महिला की हालत धीरे धीरे बिगड़ती गई, संक्रमण फैलने लगा और दर्द असहनीय हो गया। परिजन महिला को लेकर एक के बाद एक अस्पताल जाते रहे, लेकिन कहीं भी राहत नहीं मिली। आखिरकार गंभीर स्थिति में पीड़िता को पीजीआई लखनऊ रेफर किया गया। पीड़ित परिजनों ने पूरे मामले की शिकायत जिलाधिकारी से की। शिकायत के बाद डीएम के निर्देश पर सीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार सिंह की टीम मौके पर पहुंची। जांच में लापरवाही की पुष्टि होने पर सीएमओ ने आकाश नर्सिंग होम को तुरंत सील करने का आदेश दिया।
गाजीपुर में धान खरीद को लेकर इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर धान के खरीद की रफ्तार धीमी क्यों है, किसानों को कितना फायदा मिलेगा और सरकार की तैयारियां कैसी हैं। इन्हीं सभी मुद्दों पर एसडीएम प्रशासन दिनेश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। एसडीएम प्रशासन के अनुसार इस साल धान खरीद की अवधि 1 नवंबर से 28 फरवरी तक तय की गई है। सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,369 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया है, जिसके आधार पर धान की खरीद की जाएगी। गाजीपुर जिले में इस बार 2,58,000 मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य मिला है, लेकिन हाल ही में आई बारिश और चक्रवाती तूफान की वजह से फसल को नुकसान हुआ और कटाई में देरी हुई। यही वजह है कि धान खरीद फिलहाल धीमी चल रही है। अभी तक केवल 307 मीट्रिक टन धान की ही खरीद हो पाई है। फिलहाल जिले में 153 धान क्रय केंद्र सक्रिय हैं और इन पर किसान लगातार पहुंच भी रहे हैं। प्रशासन के मुताबिक अब तक 6,960 किसानों ने धान विक्रय के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लिया है। उम्मीद है कि अगले 15 दिनों के बाद जब कटाई पूरी गति पकड़ेगी तो खरीद में भी तेजी आ जाएगी। अमरोहा के थाना सैद नगली क्षेत्र में उस वक्त हलचल मच गई जब एक प्रेमिका अचानक अपने प्रेमी की बारात में पहुंच गई और जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। निकाह से पहले दूल्हे का रास्ता रोका। दूल्हा अपनी सजी धजी बारात को लेकर होने अपनी दुल्हनिया के घर पहुंचा। इसके बाद बारात में खाना खाया, फिर निकाह की रस्म दूल्हा निभाने जा रहा था। तभी प्रेमिका अचानक मौके पर पहुंच जाती है। युवती रोते हुए दूल्हे से बोली, तुमने मुझसे वादा किया था तो आज मुझे छोड़कर किसी और से निकाह कैसे कर लेगा। ये सुनते ही दूल्हा, घराती और सगाई वालों में हड़कंप मच गया। बारात के आगे बढ़ने से पहले ही वहां चीख पुकार, नाराजगी और गुस्से का तूफान उमड़ पड़ा। रिश्तेदारों और बारातियों ने समझाने की कोशिश, दूल्हे के घर वालों ने युवती को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रेमिका नहीं मानी और युवती ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने प्रेमी दूल्हे को अपने साथ थाने ले गई। दूल्हे पर लगाया 8 साल से रिलेशनशिप में रहने के आरोप। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मेरा मामा का लड़का है जिससे मेरा 8 साल से रिलेशन चल रहा था और आज उसकी बारात थी। सर मैंने 112 नंबर पर कॉल करके और बारात में रुकवाई है और जो यहाँ के थाने इंचार्ज चौकी जो भी लगती है वो लोग थे, उन्होंने मेरी मदद की है। और श्रावस्ती के गिलौला कस्बे के मोहम्मदपुर मोड़ पर परखात बीज की दुकान में लाखों की चोरी हुई। चोरों ने शटर तोड़कर नकदी पर हाथ साफ किया। दुकानदार सुबह पहुंचे तो शटर टूटा और सामान बिखरा। मिलान नकदी से भरा बैग दुकान के बाहर फेंका हुआ खाली मिला। घटना से दुकानदार के उड़े होश। इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। सूचना मिलते ही गिलौला थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू कर दी है, लेकिन दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस चोरों की तलाश में है। सोनभद्र खदान हादसे के बाद अब खुलासों का एक बड़ा सिलसिला शुरू हो गया है। बिल्ली मारकुंडी क्षेत्र स्थित कृष्णा माइनिंग खदान, जहां 5 मजदूरों की मौत हुई, उस खदान को असल में कई प्रभावशाली लोगों की हिस्सेदारी में चलाए जाने की बात सामने आई है। जांच में पता चला है कि खदान का सबसे बड़ा हिस्सा एक घोषित पट्टाधारक के पास था, जबकि अन्य लोग भी हिस्सेदार के रूप में जुड़े हुए थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये खदान वर्षों से नियमों के उलट साझा पूंजी और साझेदारी पर चल रही थी। अब प्रशासन और खनन विभाग की भूमिका भी कटघरे में है। अब आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट जिसमें इस मामले की परतें खुलती चली जाती हैं।
इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।